अमेरिका के हमले से बौखला गया है ईरान इस समय। ईरान की कोई, हम एक तरह से आपको कहें, कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यूएसए के नागरिकों, सेना पर हमला कर सकता है ईरान, इसकी अटकलें बहुत ज्यादा हो रही हैं। अशरफ वानी भी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं। अशरफ, तो ये ईरान क्या अटैक करता है, उसकी क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी है वर्सेस अमेरिका या वर्सेस इजराइल नहीं आंकी जाएगी इस समय, बल्कि जो हमने देखा कि वहां की सड़कों पर लोग एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखिए हमने इजराइल को अटैक कर दिया, इजराइल पर हमने जीत हासिल कर ली। तो इस समय वो ईरान है जो चुप नहीं बैठ सकता है। ये भी सीधी सी बात है, चाहे वो छोटे हमलों से अमेरिका इजराइल को परेशान करे या फिर अपने मिसाइल दागने का क्रम जारी रखे। बिल्कुल श्वेता, दरअसल अगर हम इतिहास को टटोलें, दोनों देशों के पास अनुभव है किस तरह से जिसको कहते हैं रुलाना, अमेरिका को रुलाया ईरान ने। अलग अलग एम्बेसीज में हमला करके, यहाँ तक मैनिक ओलंपिक में भी जो है ईरान का वो हमला कौन भूल सकता है, जहाँ पर नागरिकों का अपहरण हुआ था। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट और इजी टारगेट है, और उसके लिए प्रॉक्सीज की कमी नहीं है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास। और ख़ास तौर से जिस दिन जब कासिम सुलेमानी मारा गया था, तो हज़ारों वॉलंटियर तैयार हुए थे ईरान में और यहाँ पर अपने जो है लेबनान में, कि वो जो है खुदकुश हमला करेंगे अमेरिका की एम्बेसीज में। तो उसके बाद जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है ये वो वाली रणनीति है जो अमेरिका और इजराइल को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के हमलों में, क्योंकि ये काफ़ी आसान है, 4 से 5 लोग आपको खड़े करने हैं, जिसको हम आतंकवादी हमला बोलेंगे, तो किसी एम्बेसी को अटैक करना है जो अमेरिकन एम्बेसीज है। वैसे अमेरिका ने होशियारी करते हुए कई सारी एम्बेसीज को गल्फ कंट्रीज़ में खाली करवाया है, लेकिन उसके बेसिस जो हैं उन पर हमला करना ईरान के लिए काफ़ी आसान है। अगर सबसे पहले हम इराक की बात करें, इराक में शिया मलेशिया बहुत पावरफुल है। उन्होंने 2023 में भी कई बार जो है मिसाइल से और रॉकेट से अमेरिका की एम्बेसी पे हमला किया था, जिसमें नुकसान हुआ था। वो एम्बेसीज बहुत सॉफ्ट टारगेट है। और सबसे बड़ी हामूज की जो टनल है ऑयल सप्लाई की, अगर हम यकीन करें, जो ईरान का कहना है कि उन्होंने वो बंद कर दी है, तो उससे पूरे विश्व पर असर पड़ेगा। और अमेरिका के साथ साथ इसराइल पर, खासतौर से अमेरिका पर, विश्व के दूसरे ताकतों का, चाहे चीन की बात करें या फिर हम रूस की बात करेंगे, उसका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं उसी का डर है जो अमेरिका को चिंता कर में डाल रहा है। एक तो ट्रेड अशरफ, आपको बीच में रोकेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि अमेरिकी हमलों से नागरिकों के नुकसान नहीं हुआ है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और देखिए एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है कि अमेरिकी हमलों से नागरिकों के ठिकानों पर, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये ईरान ने कहा। अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, ये ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से कह दिया गया है। पर नुकसान काफी हुआ है, ईरान हमले में काफी नुकसान हुआ है। टारगेट किया था अमेरिका ने उन न्यूक्लियर साइट्स को, और उन सब जगहों की जो सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का नुकसान है। पर ईरान ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, नागरिकों को किसी तरीके का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। शायद एक जस्टिफिकेशन भी है श्वेता, और ये इसलिए भी क्योंकि ईरान भी समझ रहा है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ही अटैक हुआ है तो शायद ईरान को भी अगर जब जवाब देना होगा तो फिर ऐसे ही इंस्टॉलेशन को लेकर जवाब देना होगा। संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे बाकी से पहले पढ़े का रुख कर लेते हैं। पढ़े हमारे साथ जुड़े हुए, पढ़े अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि हम लगातार कल भी ये बात कर रहे थे कि क्या ईरान भी ये चाहेगा कि ये बढ़े, अभी की मौजूदा स्थिति को देखा जाए, समझा जाए, तो क्या ईरान ऐसा कर सकता है कि वो इराक हो या दूसरे किसी इलाके के अंदर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, अमेरिका पहली बार इस लड़ाई के अंदर सीधे तौर पर शामिल हुआ है और अमेरिका ने इसको ओन किया है। अभी तक जो लड़ाई थी वो इजराइल के साथ चल रही थी, और अमेरिका के शामिल होने के बाद अब जाहिर तौर पर ईरान ये कह चुका है कि अगर कोई भी तीसरा देश इसमें शामिल होता है तो फिर उसके खिलाफ भी ईरान कार्रवाई करेगा। ये आपको मैं ये बताऊं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बयान आया है उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करना जरूरी है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है, उसका जो सेंटर फॉर नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि डैमेज असेसमेंट हमने किया है, किसी तरीके का कोई रेडियो एक्टिव लीकेज नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है, इसलिए नागरिकों को कोई नुकसान नहीं है। तेहरान से ज़्यादा दूर नहीं है फोर्दो, और ये जो कोम प्रोविंस है यहाँ का, जहाँ पर कुछ दिनों पहले भारतीयों को भी सुरक्षित रखा गया था और वहाँ से मशहद ले जाया गया था, इसी कोम प्रोविंस के अंदर आता है। कोम प्रोविंस के जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से भी
कहा गया है कि किसी तरीके से नागरिकों के लिए कोई नुकसान नहीं है और ईरान अपने नागरिकों को वहां से बड़े पैमाने पर नहीं निकाल रहा है। यानी ईरान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही ईरान की नेवी की तरफ से, जैसा अभी अशरफ भी कह रहे थे, ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद करने की कोशिश हो सकती है और साथ ही रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है वो अब ईरान कर सकता है। ईरान कहां कर सकता है आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी बेसिस पश्चिम एशिया के अंदर मौजूद हैं। साथ ही बहरीन को माना जा रहा है कि बहरीन जो है एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है जहां पर ईरान की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा इराक भी आप जानते हैं, इराक के अंदर भी अमेरिकी बेसिस हैं। करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो इन बेसिस के ऊपर मौजूद हैं। क्या ईरान सीधे तौर पर इतनी बड़ी कार्रवाई करता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि ये स्ट्राइक अभी शुरू हुई हैं, ईरान के ऊपर निर्भर करता है। ईरान यदि इस लड़ाई को बढ़ाएगा तो और स्ट्राइक्स हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि सीधे तौर पर ऐलान जंग अब अमेरिका की तरफ से भी कर दिया गया है और अमेरिका ये कह रहा है, दबाव डाल रहा है कि वो बातचीत की मेज के ऊपर ईरान को लाना चाहता है, लेकिन यहां पर बातचीत की मेज अभी लगती हुई नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि हम एक एस्केलेटरी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ देख रहे हैं। ये लड़ाई और बढ़ सकती है और यदि ये लड़ाई बढ़ी तो इसके अंदर पूरा क्षेत्र जो है, पूरा खित्ता जो है वो इसकी जद के अंदर आएगा। इसकी आशंका बहुत ज्यादा है। जनरल मेसन, ईरान चाहेगा ये? ईरान चाहेगा कि कोई उसके पास एक ऐसा दरवाज़ा हो जो खुल जाए, जो थोड़ा सा एस्केलेशन को कम कर दे? क्या वो अपना हित इसमें देख रहा होगा इस समय? बिल्कुल, देखिए श्वेता, आज ईरान की जो स्थिति है वो बड़ी असमंजस वाली है। पहली बात, अगर थोड़ा ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें, आसिम मुनीर का प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलना और ख़ासकर ये सेंट्रल कमांडर जो सेंटकॉम है उसका कमांडर ने भी बोला था कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है, तो वो भी एक बड़ा संकेत है कि पाकिस्तान का भी एक फ़ायदा है ईरान अमेरिका को। दूसरा, आप देखिए, यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अहमद अल शरा जो सीरिया का आज लीडर है उसको मिला। तीसरा, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये 3 देशों में अभी जो विजिट की थी, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतार में। कहने का मतलब है ये सारी एफर्ट्स है शेपिंग ऑफ द बैटल फील्ड। तो कहने का मतलब है ईरान को पता है कि आज जो स्थिति है उसके लिए मिडिल ईस्ट में कई देश उसके साथ नहीं खड़े होंगे। और अभी जो OIC कॉन्फ्रेंस चल रही है इस्तांबुल में, जो कल शुरू हुई थी और आज एक और दूसरा दिन है, उसमें भी मेरे को लगता है कई अरब देश इस मामले में अभी चुप्पी रहेंगे, वो ईरान का समर्थन नहीं करेंगे। तो इस ईरान का आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में काफ़ी स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन है, 1-2 कंट्री को छोड़ के, टर्की वगैरह या इराक को छोड़ के, बाकी उसके साथ अभी कोई खड़ा हुआ नहीं है। तो ये सब देखते हुए, और जो अभी फोटो में भी इसने बोला है कि हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो टारगेटिंग हुई है ये बहुत प्रिसाइज स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग है 3 न्यूक्लियर प्लांट्स में। और अमूमन तौर पे जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं वो सिविल एरिया से काफ़ी हद तक दूर होते हैं। तो अमेरिका का ये स्ट्रेटेजिक एम बहुत क्लियर था, ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे टारगेट करना, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। और दोनों का, इजराइल का और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक एम यही था कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट से इनको रोकना, वो अचीव शायद होता हुआ दिख रहा है। अभी ये जो आपके अंकित ने कुछ दृश्य दिखाए थे 19 और 20 को, जो इतने सारे ट्रक्स जा रहे हैं और निकल रहे हैं, वो थोड़ा एक बड़ा संकेत है कि वहाँ से मेरे को लगता है जो एनरिच्ड यूरेनियम है 60% एंड अबव, शायद वो ट्रक्स में वहाँ से मूव करके और कोई सेफ लोकेशन में मूव किया गया है। हो सकता है कि ये मिसाइल्स पे टिप करके और क्रूड बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है ईरान, ये भी एक संभावना है, क्योंकि इसको मूव करना वहाँ से कुछ तो बहुत बड़ा संकेत है। तो हो सकता है कि ईरान के पास अभी ऑप्शंस तो काफ़ी है, लेकिन सब निर्भर अभी करता है ईरान के ऊपर ही, OIC मीटिंग को देखते हुए और ये सब हालात देखते हुए, और अपना होम फ्रंट का प्रेशर वो भी बहुत ज़रूरी है कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन रिएक्शन में उसके पास 2-3 चीज़ें तो हैं, जो मैंने आपको बोला, इराकी मिलिशिया है वो वहाँ पर टारगेट कर सकता है, मिलिट्री बेस जो अमेरिका का है इराक में, लेकिन टेररिज्म का भी अभी इस्तेमाल किया जा सकता है। होस्टेज टेकिंग हो सकती है किसी भी कंट्री में ईरान द्वारा। आपने देखा ईरान ने भी काफ़ी इनरोड्स किए, प्रेसिडेंट ट्रंप को उसने कोशिश की थी लास्ट ईयर टारगेटिंग करने को, और उनकी CIA की रिपोर्ट्स हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो टारगेट करना चाहते हैं। यही प्रेसिडेंट ट्रंप 2018 में इस न्यूक्लियर डील से निकले थे, जो पहले जो प्रेसिडेंट ओबामा ने 2015 में साइन की थी। तो हो सकता है कि होस्टेज टेकिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाए आज इजरायलीज के लिए और अमेरिका के लिए, और उसका उदाहरण हमास है जिसने पहले किया हुआ है, और वो एक बड़ा शुरुआत ही इस बार की पूरी लड़ाई की हुई है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी